नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम गोल नंबर 1 और गोल नंबर 4 को कवर कर चुके हैं। गोल नंबर 2 की बात करेंगे आज और आज रात को 10 बजे क्लास नहीं है। फ्री क्लास जो होती है हमारी। सोचा था पहले यूट्यूब पे लेंगे लेकिन अभी नहीं ले सकते। गला एकदम जवाब दे रहा है लेकिन ये वीडियो ज़रूर मैंने आपको कह रखा है कि मैं एक टॉपिक रोज़ डालूँगा। तो ये आज का टॉपिक है गोल नंबर 3 कल आपको मिल जाएगा। तो हमारे 4 गोल्स पूरे हो जाएँगे। मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ ऑडियो का इश्यू आ गया था इसमें। तो ये यही हाल है बस कुल मिला के। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अगर आप जो है कोई ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं ताकि और पेपर वन के लोग हम इसमें जोड़ सकें और सबको पढ़ा सकें। कल आपका अनअकैडमी का स्कॉलरशिप का टेस्ट है। 9 बजे इसे ज़रूर दीजिएगा, लाइव दीजिएगा। आपके पास मौका है लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन, टैबलेट जीतने का, तो लाइव लेके रैंक लेके आइएगा ज़रूर। अभी आज लास्ट दिन है अनअकैडमी के ऑफ़र का, जिसमें कि आपको 20% फ़ीस कम मिल रही है और 2 महीने आपको जो है एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 8 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 11,229 में मिल जाएगा। एससीआरवाईटी कोड मेरा यूज़ करिएगा और अ, यहाँ पे जो है अगर आप प्लस के ऑफ़र को अवेल किए थे जो इस पे आप फ्री में ट्रायल ले सकते थे, तो आपने देखा होगा कि क्लासेस किस तरीके से चलती है, क्विज़ेज़ है, टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह। तो आप लोग अनअकैडमी में किसी से भी पढ़ सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन से। तो ये लास्ट दिन है आज, तो अगर आपने सब्सक्राइब करना है तो अनअकैडमी ज़रूर कर लो। तो देखिए हमने अभी तक जो कवर किया है वो किया है कि भई पॉवर्टी वाला पॉइंट और क्वालिटी एजुकेशन वाला पॉइंट। अब हंगर वाला और गोल नंबर 3 कल आपको मिल जाएगा। तो ये कहा गया कि यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस था, इसने बहुत ज़्यादा जो है यूक्रेन क्राइसिस ने फूड शॉर्टेजेस जो है वो लोगों के लेके आई है और इसने इफ़ेक्ट भी वर्ल्ड के सबसे पूरेस्ट लोगों को किया है। यूक्रेन और रशिया के फेडरेशन ग्लोबल सप्लाई में 30% व्हीट सप्लाई करते हैं, 20% मेज़ और 80% सनफ्लावर सीड्स करते हैं जिसकी सप्लाई इफ़ेक्ट हुई है। अगर ये देखा जाए तो 47% देश ऐसे हैं 2020 में जहाँ पे प्राइसेस फूड के बढ़े हैं। 149.2 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की कम उम्र में स्टंटिंग से सफ़र कर रहे हैं, जबकि टारगेट ये था कि हम कम कर जाएँगे स्टंटिंग को 50% से 2030 तक। हर एक बंदा 10 में से जो है वो वर्ल्ड वाइड ये देखा जा रहा है कि वो भुखमरी से मर रहा है या सफ़र कर रहा है हंगर से। एक 3 में से सॉरी एक 3 में से रेगुलर जो है एक्सेस नहीं है उसके पास खाने की और ओवरऑल जो देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो हम लोगों की प्रोग्रेस थी ये कोविड-19 और जो है ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ी है। टारगेट 2.1 कहता है कि हम 2030 तक सभी लोगों तक इक्विटेबल बेसिस पे स्पेशली जो वल्नरेबल सिचुएशन में लोग हैं, पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन्फेंट्स हैं, इनमें हमें सेफ और न्यूट्रिशियस सफिशिएंट फूड पहुँचाना है 2030 तक और हमें भुखमरी को पूरी तरीके से खत्म करना है। टारगेट 2.2 कहता है कि हम सभी तरह की जो मालन्यूट्रिशन है उसमें हम 2025 तक ही ये करना चाहते हैं कि जितने हमने इंटरनेशनल बेसिस पे स्टंटिंग और वेस्टिंग के लिए जो बच्चों की 5 साल की कम से उम्र की जिसे हम मोर्टेलिटी रेट में भी फिगर को गिनते हैं, तो उसमें हम लोग जो है वो कमी लेके आएँगे और हम कोशिश करेंगे कि हम हर तरीके का मालन्यूट्रिशन कम कर दें इसमें और जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं एडोलसेंट गर्ल्स की, प्रेग्नेंट लैक्टेटेड वुमेन की, इन सबको जो है हम एड्रेस कर पाएँ। 2.3 जो है वो टारगेट है वो कहता है कि हम 2030 तक डबल कर देंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को स्पेशली जो स्मॉल स्केल के प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि हमें जो धान है वो ज़्यादा उगाना होगा तभी जाके वो ज़्यादा लोगों को कम दाम में मिलेगा और हम हंगर की समस्या से जो है वो बच पाएँगे। इंडिजिनियस पीपल, फैमिली फार्मर्स, वुमेन फिशर्स पेस्टोरलिस्ट इन लोगों तक हमें जो है वो पहुँचाना होगा। इनको लैंड की, इनकी ज़मीन का इश्यू नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा छोटे किसानों की ज़मीन लोग हड़प लेते हैं और ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो इक्विटेबल लैंड का एक्सेस दिलवाना होगा। फिर हमें 2.4 में हमें देखना है कि भई 2030 तक हम इंश्योर कर पाएँ कि हमारे फूड प्रोडक्शन जो है, उसको एक तो सस्टेनेबल बनाएँ कि हम अपने फूड तो प्रोड्यूस करें लेकिन ज़मीन को नुकसान ना पहुँचाएँ। ऐसे पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें जिससे कि ज़मीन कम उपजाऊ होती है, सॉइल का प्रॉब्लम आता है। जो सद्गुरु का भी आपने देखा होगा सेव सॉइल का कैंपेन था। ऐसा करने से क्या होगा कि हम एक रेज़िलियंसी बिल्ड कर पाएँगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ में, उन्हें साइंस से जोड़ पाएँगे ट्रेडिशनल नॉलेज को। तो वो ज़मीन ज़्यादा समय तक उर्वरक रहेगी, उसकी मिट्टी की क्षमता रहेगी, वो सूखे से, बाढ़ से, एक्सट्रीम वेदर से ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएगी। 2.5 में हम ये देखेंगे कि हमें मेंटेन करना है जो हमारे बीज होते हैं, आपने देखा होगा गाँवों में भी बीज के बैंक होते हैं। उसे हमें नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो है वो लाना होगा और हमें मैनेज करना होगा उस तरीके से। हालाँकि भारत ऐसा बिल्कुल करता है, तो हम तो इस मामले में जो है हमारे सीड्स को इफ़ेक्टिवली हमने हाई यील्डिंग सीड से जो है रेवोल्यूशन तक किए हैं इंडिया में। तो हम देखें कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। गाँव में आपने देखा होगा कि जो लाइव स्टॉक है, पशुधन है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इनको कैसे आप मैनेज करते हो एग्रीकल्चर में, किस तरीके से अपने तो आपने देखा होगा बहुत अच्छे से हमारे यहाँ ऑलरेडी किया जाता है। नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो बीजों के बैंक बनाए जाएँ,
उसमें भी जेनेरिक जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है सीड्स की उसे मेंटेन रखा जाए और रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ किया जाना है ट्रेडिशनल और साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करते हुए हमारे तो एनएमई आईसीटी को लेके इसमें काफ़ी सारे कैंपेन भी हैं। 2 में हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट सुधरे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन सुधरे, एग्रीकल्चर रिसर्च में पैसा लगाया जाए, टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया जाए, लाइवस्टॉक जीन बैंक्स बनाए जाएँ जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव कैपेसिटी और ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में बढ़ाई जा सके और वो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा अच्छे से एलडीसीज़ में। उसके बाद ये मैं ज़्यादा यकीन नहीं करता क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है जैसे दोहा डेवलपमेंट राउंड की बात हो रही है और डिस्टॉर्शंस को बचाने के लिए, डिस्टॉर्शंस को एग्रीकल्चर मार्केट में कम करने के लिए सब्सिडीज़ पे पैरेलल एलिमिनेशन किया जाए तो देखो ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर हम अपने किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, वो लोग धान उगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका, यूरोप जैसे देशों का पेट बहुत दर्द होता है क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा फिर व्हीट महँगा हो जाएगा। मान लो इंडिया वाले सरकार ने इंडिया के सब किसानों को तो जो है सब्सिडी दे दी व्हीट उगाने में और वो लोग वहाँ पे दे नहीं पाए। हमारे वालों किसानों ने जो है ओवरऑल मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में उसे सस्ता बेच दिया। तो यहाँ पे इनका ये पेट दर्द होता है तो ये कहते हैं कि भई दोहा डेवलपमेंट राउंड की उसको मानना चाहिए। ये डब्ल्यूटीओ का रूल ज़्यादा लगता है, एसडीजी का मुझे कम लगता है 2 वाला। लेकिन आप पढ़ सकते हैं। 2 में क्या है कि हम प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो फूड कमोडिटी मार्केट्स की चलाएँ और इसमें ऐसा करने के लिए हमें डेरिवेटिव्स का सहारा लेना होगा। ऐसा होता क्या है कि देखो, किसान पे जब बहुत आलू है ना तो कंपनियाँ खरीदती नहीं, तो उसे ₹2 का ही बेचना पड़ता है। जब उस पे नहीं है, तो मार्केट में वो ₹80 का बिकता है। तो इसमें स्टेबिलिटी आए, तो जो भी लोग कॉल और पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट को कॉमर्स वाले डेरिवेटिव्स की चीज़ों को समझते हैं, तो वो उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए और एक बीच की रेट तय करनी चाहिए, जिसमें कि ओवरऑल सप्लाई पूरे साल ही कंपनीज़ को दी जाए या जो है वो रेट को मेंटेन किया जाए, ताकि ना फार्मर को नुकसान हो, ना कंपनियों को नुकसान हो। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए उन लोगों के साथ जो पेपर वन बहुत तरीके से टॉपिक के वीडियो करना चाहते हैं। मैंने रिसेंटली जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डाले हैं, उनको अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जो 2023 में पूछे गए टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से कर पाएँ। सब्सक्राइब करिए चैनल को, टेलीग्राम जॉइन करिए।